इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। सेशन थोड़ा सा लेट है, ठीक है, तो 9 से 9:30 ही होने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज यहाँ पर आपका वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, तनु, प्रिया, खुशी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप ज़रूर दिखाइएगा, वॉइस अगर आपको क्लियर है मेरी, ठीक है जी। तो आज फिर से यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है, उनको हम करेंगे। वॉइस क्लियर है ना? थम्स अप दिखाइए एक बार, वॉइस अगर क्लियर है तो। यश, हेलो भाई। मैम आ गई हैं, आप आइए एक बार क्लास में, मैम आपको बिल्कुल सामने ही मिलेंगी, ठीक है। मैम तो आ गई हैं। वॉइस क्लियर है ना? ओके, तो आज फिर यहाँ पर साहित्य के ही कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी वो हम साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मानस का हंस के लेखक का नाम आपको बताना है। वेरी गुड इवनिंग आस्था, प्रिंस, तनु, क्या हुआ, क्यों परेशान हो भाई? ठीक है, तो मानस का हंस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी है ये? ए ऑप्शन कहता है जयशंकर प्रसाद की, बी ऑप्शन कहता है प्रेमचंद की, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या फिर अमृतलाल नागर की। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? ठीक है, आईपीयू में आपने देखा तो था कि जो है टाइम पीरियड उसका बढ़ गया है फॉर्म फिल करने का। मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं, आपने अपने उस पर नंबर पे कॉल करके आप पूछ लेते, ठीक है। मानस का हंस, बिल्कुल यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा भाई? अमृतलाल नागर की रचना है, ठीक है जी। तो एक पूछा जाता है आपसे, कलगी बाजरे की किसकी होगी भाई? ये है अगे की, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको लिखवाती रहूँगी, ठीक है जी। तो ये कलगी बाजरे की किसकी है? यहाँ पर अगे की रचना है और अक्सर पूछ ली जाती है। उर्वशी मैंने आपको बहुत बार बताया ही है, उर्वशी 2 रचनाकारों ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना ये जो है मिलती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, यानी कि किस रूप में भक्ति की है? तो आपको बताना है कि बाल रूप का उन्होंने, कृष्ण के बाल रूप किया। आजकल देखा है ना आपने, सभी लोग जो है लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो ये वही सूरदास ने भी बाल रूप का वर्णन किया था, ठीक है। तनु कल करके देख लेना बच्चा, ठीक है जी। तो एक कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न, यहाँ 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आज आपको मिलेंगे सेशन में, यानी कि मान के चलते हैं 50, है ना, 200 के आसपास क्वेश्चन। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है भाई? तो वो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, इनका भारतीय आत्मा कौन हुए हैं। यहाँ मैं इनका आंसर लिख देती हूँ, माखन लाल चतुर्वेदी को, ठीक है। कौन हुए हैं? माखन लाल हुए हैं। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हमारा क्या कहता है प्रश्न नंबर 2। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला था सरदार पूरन सिंह आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बन सकता है, सरदार पूरन सिंह के, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? यहाँ पर आपका मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूरण सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मजदूरी और प्रेम, वेरी गुड शुभम का। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें भाई सभी,
ठीक है, एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ सरदार पूरन सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? कठिन काव्य का, हाँ, तो सरदार पूरन सिंह के आप एक बार सभी रचनाएं कर लोगे। ठीक है, हाँ, ठीक है जी। तो बिहारी का प्रश्न पूछा जाता है, बिहारी ने क्या लिखे हैं भाई? बिहारी ने दोहे लिखे हैं और राजा जयसिंह के दरबार में ये रहते थे। कौन? बिहारी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हमारा। कलम का सिपाही क्या है? यहाँ पर कलम का सिपाही आपको बताना है क्या है ये। आत्मकथा है, रेखा चित्रण है, संस्मरण है या फिर जीवनी है। वेरी गुड इवनिंग आकाश। कलम का सिपाही किसकी रचना है ये आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, कलम का सिपाही ये रचना किसकी है, ये आपका प्रश्न होगा, मेरा प्रश्न है, आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्या राम राम में क्या? मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल, कलम का सिपाही है किसकी? यश ही बताएंगे। यश ने कल बताया था दुलाई वाला, है ना, बंग महिला की पहली रचना है। ठीक है, बिल्कुल, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल भाई, ये किसकी है? अमृत रॉय की है। ठीक है जी, अमृत रॉय की है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। चीफ की दावत, मैंने आपको बोला था ना, भीष्म साहनी, तो यहाँ पर चीफ की दावत पूछी जाती है, ये किसकी रचना है भाई? भीष्म साहनी की रचना है। कौन सी? चीफ की दावत। ठीक है, बिल्कुल। रंगभूमि, रंगभूमि, ठीक है जी। कर्म भूमि, ठीक है, गोदान, गबन, गबन, ये सभी किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। पूछा जाता है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? अधूरा भाई यहाँ पर कौन सा है? मंगल मूर्ति नहीं, मंगल सूत्र यहाँ पर इनका जो है एक अधूरा उपन्यास माना जाता है। वेरी गुड इवनिंग मोनू। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है यहाँ, पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखी गई है और किसने लिखी है? हाँ, मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की किस काल में की रचना है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की। ठीक है, समय सीमा मैं एक बार लिख दे रही हूँ यहाँ। आदिकाल की अगर बात करते हैं हम, आदिकाल का समय जो है भाई, आदिकाल का समय जो है 1050 से लेकर के 1375 तक का माना जाता है। 1375 से लेकर के, ठीक है, हाँ, 1750 तक का माना जाता है। 1750 तक से लेकर के 1900 तक का, और 1900 से लेकर के यहाँ पर जो है अब तक का समय जो है माना जाता है। ठीक है, ठीक है जी, राधे राधे भाई। हाँ, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और ये किसने? चंद्रबरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले, पूरा किसने किया था? पूरा किया पृथ्वीराज रासो को भाई जलहण ने पूरा किया था, इनके पुत्र ने। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर चंद्रबरदाई, है ना, और आदिकाल की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, हाँ, हाँ, 1375 मैंने क्या लिखा है? हाँ सॉरी, 1375 है ये। हाँ, 1375 ही तो है, रीतिकाल। अच्छा, ये रीतिकाल पहले लिखा हुआ है, ये भक्तिकाल बाद में है। हाँ हाँ, ये आप करेक्शन एक बार कर लेंगे, ठीक है ना, ये आप एक बार करेक्शन कर लेंगे क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर क्या होगा भाई, 1375 तो जो रहेगा भक्ति काल का समय रहेगा 1375 से 1700 तक का, और रीतिकाल का 1700 से लेकर के 1900 तक का समय रहेगा। ये आप एक बार करेक्शन कर लेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा आदिकाल बिल्कुल सही है। हाँ,
वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि रीतिकाल पहले दिया गया है ना, तो रीतिकाल आदिकाल के बाद भक्तिकाल है, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल है, ठीक है। हाँ, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है, कुंवर नारायण है, या फिर मुक्ति बोध है, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पर आत्मजयी के रचयिता कौन है, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 4 है अब आपके सामने। हाँ, इनके पुत्र थे जलहण, जलहण ने पूरा किया था, ठीक है, वेरी गुड। तो आत्मजयी के रचयिता प्रश्न नंबर 4 का क्या आंसर होगा भाई? बिल्कुल, तो आत्मजयी के रचयिता की बात करते हैं तो कुंवर नारायण यहाँ आत्मजयी के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, एक प्रश्न है, सूरदास के गुरु का क्या नाम है? सूरदास के गुरु का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से ये आंसर जो है कमेंट में होना चाहिए, ठीक है जी। तो सूरदास के गुरु का नाम, बिल्कुल, तो यहाँ पर सूरदास के गुरु कौन थे भाई? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 6 है ये हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध है, या फिर गिरजा कुमार माथुर है। चांद का मुंह टेढ़ा, हाँ, वल्लभाचार्य हैं भाई, वल्लभाचार्य हैं। जो हमारा कृष्ण काव्यधारा है उसकी नींव ही वल्लभाचार्य ने रखी थी, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा प्रश्न नंबर 6 है। गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन। तनु का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यश का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रिया देव का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आकाश आप पीछे हो, सी बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल मोनू कंफर्म है, लॉक कर दिया है मैंने पहले ही, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर हमारा, रामलला नछहु के, तो देखिए ट्रिक आपको काम आ जाएगी यहाँ। रामलला नछहु के रचनाकार कौन है? रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक इनकी एक रचना मिलती है, याद रखिए कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। रत्नाकर की एक रचना मिलती है, यहीं लिख दे रही हूँ इसके सामने ही। ठीक है, रत्नाकर की एक रचना मिलती है, उद्धव शतक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, रैदास के तो फुटकल पद मिलते हैं 40 के आसपास, इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में। घनानंद है ना, घनानंद, तो यहाँ रामलला नछहु, बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा ये प्रश्न। जो मैम से साहित्य पढ़ लिया ना एक बार, ऐसा पढ़ लोगे ना कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ के एक नाटक के रचयिता सेठ गोविंद हैं, ठीक है, भीष्म साहनी हैं, मोहन राकेश हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। हाँ, उद्धव शतक, वेरी गुड यश, यश को काफ़ी रचनाएं याद हैं वैसे, है ना। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता, वेरी गुड, बिल्कुल तनु का, खुशी का आंसर आ चुका है, उजाला का भी आ चुका है, तो यहाँ पर मोहन राकेश हैं, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, वेरी गुड, कंफर्म कर दिया है, लॉक कर दिया है, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सी है। अच्छा, तितली किसका है? तितली जो है उपन्यास यहाँ पर किसका है भाई? तितली उपन्यास किसका है? और चलो ये भी पूछती हूँ मैं यहाँ पर, तितली किसका है ये आपको बताना है। तितली किसका उपन्यास है ये आपको बताना है भाई, ठीक है जी। पल्लव, पल्लव, पल्लव किसका है ये भी आपको बताना है। चिंतामणि,
चिंतामणि किसका है ये भी आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तितली जो है जयशंकर प्रसाद का है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। किसका भाई? यश का। हाँ, जयशंकर प्रसाद खुशी का। दे प्रेमचंद का नहीं है, प्रेमचंद का नहीं है। और ये किसका? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। क्या है? अधूरा उपन्यास है भाई ये इनका। जैसे प्रेमचंद का अधूरा मंगलसूत्र है, ठीक है। पल्लव किसकी है? पल्लव पंत की है, ठीक है जी। हाँ, पल्लव पंत की है, ठीक है। और चिंतामणि किसकी है? शुक्ल की है। वेरी गुड, यश का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है भाई, है ना। वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है यहाँ पर कौन सा है देख लो एक बार भाई। 9, प्रश्न नंबर है 9। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये आपको बताना है। मैथिली भाषा है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है या फिर मगही है, ठीक है। विद्यापति की भाषा, तो विद्यापति ने यहाँ पर या तो 14 या 16, 2 ऑप्शन होते हैं। ये 16 कुल ग्रंथ लिखे हैं। 3 भाषाएं रही हैं इनकी। कौन कौन सी भाषा रही है भाई? सबसे पहले इन्होंने अवहट का, ठीक है जी, अवहट का प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इनकी जो है भाषा मिलती है मैथिली, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर इन्होंने जो है संस्कृत, हाँ, पल्लव पंत की है, ठीक है। अवहट में इन्होंने क्या कौन सी 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं? कीर्ति लता मिलती है एक इनकी, ठीक है। और दूसरी मिलती है, यहाँ लिख दे रही हूँ इनकी, कीर्ति पताका मिलती है, ठीक है जी। कीर्ति पताका मिलती है। मैथिली में जो है इनकी पदावली मिलती है, ठीक है, पदावली। और संस्कृत की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, कौन सी है वो? गोरक्ष विजय। कौन सी है? गोरक्ष विजय इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। पदावली की अगर भाषा पूछी गई है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं कैसे आपको याद रखना है। अगर भाषा, जब भी कोई भी बच्चा क्लास देखता है, अगर पूछा जाए पदावली की भाषा कैसे याद रखनी है, देखिए ट्रिक भी साथ साथ बताती रहूँगी। यहाँ पर ली है ना, ली, तो भाई मैथिली में भी ली आता है, तो ये याद रखिए। इनकी 2-3 रचनाएं सर्वप्रसिद्ध हैं वैसे इनकी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और जो वो है एक है पदावली। पदावली में श्री कृष्ण और राधा के जो है वर्णन किया गया है। और जो पताका है, यानी कि आज तक भी कीर्ति पताका जो है वो कीर्ति पताका का प्रकाशन नहीं हो पाया है विद्यापति, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन यानी मैथिली आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। मैला आंचल किसका है? मैला आंचल अगर पूछा जाता है, मैला आंचल, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है, अक्सर देखी गई है एग्जाम में। आंचलिक उपन्यास लिखने वाले सबसे पहले, ठीक है, कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है जी। एक पूछा जाता है जिसको लेकर मैं हमेशा कहती हूँ, कौन सी रचना है भाई? शिव शंभू, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, फणीश्वर नाथ रेणु बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु। कुटज, कुटज पूछा जाता है, कुटज है यहाँ पर किसकी है? कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद की, ठीक है जी, हजारी प्रसाद की है। हाँ, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर किसकी है भाई? तो ये प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर किसकी है? प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। एक रचना पूछी जाती है अशोक के फूल, अशोक के फूल, ठीक है, तो यहाँ पर ये हजारी की होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न हम करेंगे। डैश को उग्र भी कहते हैं, ठीक है, डैश को उग्र भी कहते हैं। ए ऑप्शन कहता है यहाँ पर हमारा, कौन सा प्रश्न है वैसे ये हमारा 10, ए ऑप्शन कहता है यहाँ पर हमारा डैश को उग्र कहते हैं
रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचैन उग्र शर्मा को, नरेश मेहता को, अज्ञे को। ठीक है, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बिल्कुल ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, ठीक है ना, हाँ, छंद विचार, ये जो हैं ये हमारी उनकी हैं, केशवदास जी की हैं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, पांडे बेचैन उग्र, बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है जी, बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सुहाग के नूपुर, एक पूछा जाता है, सुहाग के नूपुर रचना पूछी जाती है। ठीक है, ये किसकी है भाई? ये भी अमृत लाल नागर की ही रचना है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बाणभट्ट है, या फिर अलका सरावगी है? ये कौन सी शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ठीक है, बिल्कुल, तो शेष कादंबरी किसकी है भाई यहाँ पर? वेरी गुड, तो यहाँ अलका सरावगी की है शेष कादंबरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी के राही मासूम रजा है, श्रीलाल शुक्ल है, हरिचंद्र परशाई है, या फिर शरद जोशी है? तो यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास के रचयिता का ठीक है, बिल्कुल, तो राग दरबारी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। किसकी है यहाँ पर? जो है श्रीलाल शुक्ल की है। ठीक है, मैं हमेशा इससे, मेरे मुंह से हमेशा शुल्क निकलता है, इनको कभी भी मैं शुक्ल नहीं बोल पाती, शुल्क निकलता है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तोड़ती पत्थर किसकी है? तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, ठीक है जी, ये बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, है ना। ये आपको बताना है। हार की जीत, हार की जीत, ठीक है, संसद से सड़क तक, ये 3 रचनाएं हैं। तोड़ती पत्थर किसकी है? पत्थर किसकी है भाई? निराला की है। कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक भी आपको बता देती हूँ साथ में। ठीक है, तोड़ना पत्थर अजीब निराला ही काम है, क्योंकि हर व्यक्ति पत्थर नहीं तोड़ सकता है। जो भी ऐसा काम करता है तो वो निराला काम होता है। तो जब भी तोड़ती पत्थर पूछा जाता है तो वो, ठीक है ना, तो वो निराला की है। हार की जीत की बात करते हैं, सुदर्शन का है भाई हार की जीत। संसद से सड़क की बात करते हैं तो वो धूमिल की रचना है, संसद से सड़क तक की। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए पूस की रात कहानी किसकी है? कौन सा? प्रेमचंद है, शिवपूजन साय है, निराला है, या फिर प्रसाद है? देखिए छायावाद के ना, छायावादी जितने भी हमारे कवि हैं ना, उनको आप 100% पढ़ना, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हार की जीत, सॉरी हार की जीत, हाँ क्या लिखा है मैंने? हार की जीत, सुदर्शन, नहीं सुदर्शन नहीं होगा भाई, मैंने गलत लिख दिया है, सुदर्शन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सुदर्शन नहीं है भाई, सुदर्शन नहीं है, मुझे डाउट लग रहा है, नहीं सुदर्शन ही है ना, मेरे दिमाग में से नहीं, सुदर्शन है शायद। चलिए आप इसको सुदर्शन ही लिखिए, बाद में एक बार चेक कर लेना भाई, कंफर्म कर लेना इसको। सुदर्शन है वैसे तो, बट मुझे डाउट है कभी ये किसी और की हो, हार की जीत। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, तो पूस की रात यहाँ प्रेमचंद की है बिल्कुल, और प्रेमचंद को तो छोड़ना मत, ऐसा पकड़ना कि ये आपके माइंड में ही बैठ जाए। ठीक है जी, दिन देख लेना एक बार आप, हार की जीत ना एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे माइंड में नहीं है। जैसे मैं कल जो है बंग महिला की भूल गई थी, इतनी फेमस उनकी रचना दुलाई वाली, वही मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा है, राम वृक्ष बेनपुरी है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है? ध्रुव स्वामिनी के। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता, तो यहाँ पर कौन होंगे भाई? ध्रुव स्वामिनी के
तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद है ध्रुव स्वामिनी के। ठीक है जी, आगे देखते हैं यहाँ। अब आज मैं बताना ही आपको भूल गई थी, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मैं ऑप्शन नहीं लेकर आई हूँ और जो मैंने काफ़ी टाइम करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पहले किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कविवृत्त का परिचय मिलता है। ये प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास जब से लिखना प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले यहाँ लिखने वाले कौन थे? गारसादा तासी थे। ठीक है, और गारसादा तासी ने क्या किया था? हाँ, सुदर्शन किया। हाँ, तो सुदर्शन श्योर है। ठीक है, सुदर्शन ही होगा उसका। ठीक है, मेरे को लगा कमलेश्वर की है, मैंने कमलेश्वर का भी माइंड में था कुछ। ठीक है, तो यहाँ हिंदी साहित्य की शुरुआत जो सबसे पहले फ्रेंच विद्वान थे, कौन थे भाई? तासी थे। ठीक है, उन्होंने ये शुरुआत की थी। उसके बाद करने वाले तासी के बाद जो है मौलवी करीमुद्दीन रहे हैं, उसके बाद शिव सिंह सरोज ने की थी। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर जो कौन आए थे? ग्रियर्सन आए थे। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु आए थे। तो सबने परंपरा से यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है कोशिश यहाँ पर सबने की थी। अब देखिए जीवन वृत्त और कविवृत्त का परिचय मिलता है, तो यहाँ देखते हैं, अगर याद है तो एक बार बताइए, कुछ आपको याद आया कि मैंने आपको किस तरह से जो है स्टार्टिंग से फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है लल्लू लाल, सदल मिश्र, ठीक है जी, सदासुख लाल नियाज़, ठीक है, इंशाअल्लाह खां, ये 4 ऐसे व्यक्ति हुए थे। और यहाँ लल्लू लाल को और जो है सदल मिश्र को, है ना, जो कॉलेज के प्राचार्य के रूप में यहाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता भी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता में ये वार्तालाप मिलता है। तो प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लेकर नहीं आई मैं ऑप्शन इसके जान के। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि कई बार पूछा गया, हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें भी आया ये, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पहले। अब यहाँ पर क्योंकि हमने तासी को पढ़ा है, तासी से हमने शुरुआत की है ना, तो तासी से पहले भी ग्रंथ लिखे गए थे। हिंदी के विभिन्न कवियों का जीवन वृत्त जो है उसमें मिलता है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए 84 वैष्णव की वार्ता मैं बताती हूँ, इनका मतलब क्या होता है। 84 वैष्णव की वार्ता जैसे लिख दिया यहाँ, 84 वैष्णव की वार्ता लिख दिया, हमें पता ही नहीं होता है। 252 वैष्णव की वार्ता लिख दिया, हमें पता ही नहीं है क्या। जब तक आपको पता ही नहीं है तो कैसे आप समझोगे इस चीज़ को। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता यहाँ ये है जो कि वल्लभाचार्य की रचना है। ठीक है, ये याद रखिए आप, क्योंकि यहाँ पर 84 जो विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं, उनके पूरे संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन मिलता है। 252 वैष्णव की वार्ता में यहाँ पर 252 कवि विद्वान हैं, उनके जीवन का संपूर्ण चित्रण देखा गया है। तो 84 वैष्णव की वार्ता सबसे पहले लिखी गई है, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की भी बात करते हैं उससे भी पहले। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पर गंग छवि होगा, ये गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या फिर हरिओध है। ठीक है, बिल्कुल। तो चंद गंग छवि वर्णन की यहाँ पर जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सारे द्विवेदी भाई यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ चतुर्वेदी को छोड़ के। ठीक है, हाँ, अनामदास का पोथा उपन्यास है, ये किसका लिखा गया है? सी, बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वेरी गुड। खुशी का, मोनू का, तनु का, उजाला का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना पूछी जाती है, वो कौन सी है भाई? बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये भी, और एक पूछी जाती है इनकी पुनर्रवा, ये इनकी पूछी जाती है। ये दो भी इन्हीं की रचनाएं हैं,
हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आगे देखते हैं भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, है ना। ये कविता भिक्षुक है, यहाँ पर भिखारी के जीवन वृत्त पर नज़र डाली है किसने, प्रसाद ने, पंत ने, महादेवी वर्मा ने, निराला ने, यानी चारों कवि हमारे यहाँ पर छायावादी हैं। ठीक है, छायावादी कवि हैं यहाँ पर। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है। ठीक है जी। नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण ये किसकी है भाई, ये बच्चन साहब की है। किसकी है, बच्चन साहब की है। ठीक है, बिल्कुल। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, है ना, वही तो है सब चीज़ें, बिल्कुल। तो यहाँ निराला जी ने निराला कार्य करके दिखाया था। ठीक है, बिल्कुल, डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, भ्रमर गीत के, तो सूरदास है, घनानंद है, विद्यापति है, या फिर शिव सिंह सरोज है। तो देखिए शिव सिंह की एक ही रचना मिलती है, शिव सिंह सरोज, कंफर्म, बिल्कुल। लॉक मैंने कर दिया है, लॉक मैंने पहले ही कर दिया है कि निराला ही होगा। भ्रमर गीत, है ना, जिसमें गोपियों का और उद्धव का जो है वार्तालाप वर्णन किया गया है। ठीक है, ये याद रखिए, भ्रमर गीत। हाँ, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, है ना। हाँ, तो यहाँ भ्रमर गीत किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है भाई, सूरदास ने। भ्रमर गीत में क्या है, कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो बाद में जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं, एक भौरा वहाँ पर आ जाता है। कौन, भौरा, भौरा मतलब भंवरा। ठीक है, तो भंवरे से संवाद करती हैं और अपनी जो मन की विरह दशा है कृष्ण के वियोग में, उसका वार्तालाप यहाँ देखने को मिलता है। सूरदास है यहाँ। ठीक है, सबसे पहले सूरदास ने भ्रमर गीत लिखना शुरू किया था। भ्रमर गीत में क्या है, गोपियों की जो पीड़ा है कृष्ण से बिछुड़ने पर, ठीक है, तो उसका संपूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद हैं, अगेय हैं, प्रसाद है, या फिर जनेंद्र है। जनेंद्र का एक पाजेब भी है भाई, उपन्यास पाजेब। ठीक है, पूछा जाता है कई बार पाजेब। हाँ, उद्धव शतक, सॉरी उद्धव, हाँ, गोपी और उद्धव का जो वार्तालाप देखने को मिलता है ना। भारत भारती पूछी जाती है, भारत और भारती, भारत भारती 1912 में लिखी गई है किसकी भाई ये भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है, मैथिली शरण की है। ठीक है, बिल्कुल। तो ईदगाह यहाँ पर प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के कहानी उपन्यास मत छोड़ना एक भी। ठीक है, माना जाता है कि 300 के आसपास इन्होंने कहानियाँ लिखी थी कुल मिला करके। ये चीज़ देखिए, 300 बहुत होती हैं। ठीक है, उपन्यास तो फिर भी इनके 10 से 12 ही हैं, पर जो कहानियाँ इन्होंने 300 के आसपास लिखी थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह है, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी किसकी है, केदारनाथ सिंह की। सुभद्रा कुमारी चौहान, अगेय, या फिर धर्मवीर भारती। अंधा कुआं ना, अंधा युग, अंधा कुआं नहीं है, अंधा युग होगा इनका ना। अंधा युग, अंधा होगा, मैंने आधा लिख दिया है ना, अंधा युग। ठीक है, तो वीरों का कैसा हो बसंत, बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, संदेश रासक के रचयिता कौन है, अमीर खुसरो है, अब्दुल रहमान है, रसनिधि है, या फिर रसलीन है। संदेश रासक, इसमें भी क्या किया है, जो प्रेमिका है, प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जो है पूरा प्रयत्न करती है, तो उसके वियोग में संदेश रासक लिखा गया था। लिखा किसने था, ये अब्दुल रहमान ने ही लिखा है। ठीक है, ये एक प्रथम मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने इस तरह के जो है रचना लिखी है।
ठीक है। तो संदेश रासक यहाँ पर अब्दुल रहमान की है। इनको कई नाम दिए जाते हैं, अब्दुल रहमान दिया जाता है, अदमान के नाम से भी इनको जाना जाता है, अदमान के नाम से आएगा तो संदेश रासक अदमान भी सही होगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं यहाँ पर साखी के रचयिता कौन है। साखी के रसखान है, कबीरदास है, सूरदास है, रहीम है। हाँ, अब्दुल रहमान, ठीक है। कई तरह से अब्दुल रहमान देख लेना बस, संदेश रासक अब्दुल रहमान की, अदमान की, तो ये बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है इनका नाम। रसखान की मिलती है प्रेम वाटिका, किसकी है, रसखान की है, ठीक है। सूरदास की तो 3 रचनाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। कबीरदास की है साखी सबद, साखी मिलती है, दूसरी इनकी सबद मिलती है और तीसरी इनकी रमेणी मिलती है। तो ये तीनों का संग्रहकर्ता कौन है, तीनों का संग्रहकर्ता की अगर बात करते हैं, संग्रहकर्ता कौन है भाई, तो वो हैं हमारे धर्मदास, धर्मदास जी, धर्मदास। धर्मदास कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में कहाँ के हैं, बाघोगढ़ के रहने वाले हैं, और इसलिए इन्हें धर्मदास को, किसको, राजस्थान का बाघ का नाम दिया जाता है। राजस्थान का बाघ किसे कहा जाता है, तो वो धर्मदास ही होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, विरह कथा ही है, ये वियोग में लिखी गई थी, तो यहाँ पर कबीरदास ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे यहाँ अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में किसका नाम दिया गया है, यहाँ पर कुंभन दास को, सूरदास को, परमानंद दास को या फिर कृष्णदास को। देखिए, अष्टछाप के कवियों की अगर मैं बात करती हूँ, अष्टछाप के कवियों की, तो यहाँ अष्टछाप के 4 कवि हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपको गोच छन्नी इसकी ट्रिक है, गोच नछी, हाँ, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ठीक है जी, और है नंददास, छीत स्वामी, है ना। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, अभी एक बार फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो 4 यहाँ पर कौन कौन हुए हैं, 4 यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं, ठीक है जी, और 4 यहाँ पर विट्ठलनाथ के शिष्य हुए हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य, ठीक है। तो सबसे पहले सूरदास हैं, लिख लीजिएगा आप, कृष्णदास हैं, सॉरी कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, और यहाँ पर कौन से हैं, कृष्णदास हैं, है ना, कृष्णदास हैं। गोच नछी था ना कुछ, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, एक और रह गया, मेरे दिमाग में नहीं है कौन से हैं वो। ये तो मुझे पता है, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और कृष्णदास, तो इन्हीं में ही आएगा, कृष्णदास तो, है ना। नंददास के बाद एक बचे हैं भाई, कौन से हैं वो, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, परमानंद दास, परमानंद दास तो इसमें आ जाएंगे, परमानंद, गोच, चतुर्भुज दास, भाई याद आ गया मेरे, चतुर्भुज दास, हाँ, चतुर्भुज दास, ठीक है, अब याद आ गया, चारों के चार। एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, देखिए कई बार याद नहीं रहता ना, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं यहाँ पर कुंभन दास, ठीक है जी, और दूसरे होते हैं यहाँ पर सूरदास, ठीक है जी, तीसरे होते हैं हमारे, ये जो 4 शिष्य गोकुलनाथ ने लिए थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं चारों। पूछा जा सकता है, कुंभन दास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ठीक है, परमानंद दास, परमानंद दास, परमानंद दास, और चौथे हैं कृष्णदास, ये हैं भाई। अब मैंने शायद आपको एक दिन बताया था कि कुंभन दास और परमानंद दास पिता पुत्र हैं, तो वो परमानंद दास नहीं होंगे। जहाँ भी मैंने बताया है उसको करेक्शन आप कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता। तो पहले यहाँ पर दूसरे विट्ठलनाथ के शिष्यों में कौन, आगे लिखवा रही हूँ मैं, 4 जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, ठीक है, वो वल्लभाचार्य के हैं,
यहाँ पर मैं आपको विट्ठल नाथ के 4 शिष्य लिखवाती हूँ। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले हैं गोविंद स्वामी हैं, ठीक है जी। दूसरे हैं यहाँ पर गोविंद स्वामी के बाद छीत स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी हैं। तीसरे हैं यहाँ पर हमारे चतुर्भुज दास, और चौथे हैं हमारे यहाँ पर नंद दास, ठीक है। ये हैं भाई। गोच, ये है ट्रिक इसकी, गोच नच्छी, ठीक लिखा था मैंने भाई, गोच नच्छी ठीक था ना, मुझे चतुर्भुज दास ही नहीं याद आ रहे थे। तो कौन पिता पुत्र हैं ये भी आप याद रखना। पिता यहाँ पर कौन है भाई? कुंभन दास हैं, कुंभन दास पिता हैं, और अष्टछाप में उनके ही पुत्र को स्थान दिया गया है, किसको? चतुर्भुज दास को। ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है भाई, समझ में आया? सरस्वती का सबसे पहले संपादक श्याम सुंदर दास ने किया था। उसके बाद जो हुआ है 1933 से लेकर के 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? लो लीजिए, बहुत इजी प्रश्न आ गया। भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा है, या फिर अवधी है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? रामचरितमानस की भाषा। सबसे पहले श्याम सुंदर दास का नाम आता है, उसके बाद अगर मोस्टली महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, मैंने आपको परमानंद दास बताया था ना, वो परमानंद दास नहीं होंगे, वो चतुर्भुज दास ही होंगे, क्योंकि पिता और पुत्र एक श्रेणी में नहीं आ सकते ना। रामचरितमानस की भाषा बिल्कुल कौन सी है भाई? अवधी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो यहाँ पर जो है रौद्र के, करुण के, वीर के, या फिर श्रृंगार रस के? भूषण बिनु न बिरजाई, कविता बनिता मित। बिल्कुल, तो ये वीर रस के कवि हैं भाई, वीर रस के, ठीक है। तो वीर रस की जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर भूषण ने ही लिखी हैं रीति काल में, क्योंकि रीति काल तो हमारा अलंकारिक काल माना जाता है, पर भूषण ने यहाँ पर जो है छत्रसाल दशक इनकी एक रचना मिलती है, छत्रसाल दशक, है ना। इनकी भूषण हजारा, दूषण हजारा मिलती तो बहुत हैं। हाँ, वीर रस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को माना जाता है, सरहपा को, स्वयंभू को, या फिर पुष्पदंत को? हाँ, चिंतामणि घोष। देखिए, चिंतामणि घोष के बारे में ना बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली किसी को पता ही नहीं होता चिंतामणि घोष का, तो है ना। एग्जाम में चिंतामणि घोष के बारे में अब आने लगा है ये क्वेश्चन, अब आने लगा है, नहीं तो आज तक या तो श्याम सुंदर दास और या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम ही आता है, ठीक है। हाँ, चिंतामणि घोष के बारे में अब पूछा जाता है। हाँ, ठीक है जी। तो आदि कवि किसको कहा गया है? यहाँ पर स्वयंभू को आदि कवि कहा गया है, जिसकी एक रचना मिलती है पौमचर्यु, ठीक है जी। पौमचर्यु यहाँ पर इसकी एक रचना मिलती है। हाँ हाँ, चिंतामणि घोष का भी नाम आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ठीक है जी, रामचरितमानस में 4 कांड है, 5 कांड है, 7 कांड है, या फिर 8 कांड है? कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा रामचरितमानस में?
वेरी गुड। तो यहाँ पर 7 कांड हैं, कौन कौन से हैं? बाल कांड है, ठीक है, अयोध्या कांड, ये तो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं सभी, चलिए फिर भी लिखवा दे। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, ठीक है जी, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर 7 कांड हैं। रामचरितमानस, चरितमानस लिखा किसने है भाई? ये लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले। आपका बंटी, यहाँ मेरा प्रश्न ये नहीं है, ठीक है, यहाँ क्या है? राजनीतिक समस्या से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, शिक्षा संबंधी है, या फिर तलाक से जुड़ा, ठीक है जी। थोड़े से क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म होने वाली है, ठीक है। तो तलाक से जुड़ी बाल समस्या, तो यहाँ पर अगर आपके बंटी की बात करते हैं तो यहाँ मनोवैज्ञानिक समस्या पर आधारित है ये, ठीक है जी। हाँ, चलिए, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादन कौन है? देखिए, आनंद कादम्बनी जब आता है, आनंद कादम्बनी जब आता है तो यहाँ पर कौन होंगे? हाँ, बिल्कुल, आनंद कादम्बनी के संपादन राजेंद्र अवस्थी है, रमेश बख्शी है, राजेंद्र यादव हैं, या फिर हाँ मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल है ना। जब आनंद कादम्बनी आपका आता है तो प्रेमधन होगा भाई, ठीक है, जो भारतेंदु युग के अंतर्गत, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं ये, ठीक है जी। बिल्कुल, कादम्बिनी के संपादक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आप इसको ठीक कर लेंगे, राजेंद्र अवस्थी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ही हैं आनंद कादम्बिनी के संपादक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हाँ, ठीक है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? सदासुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ठीक है, और राजा शिव प्रसाद ने, लक्ष्मण सिंह ने। हाँ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, है ना, मिर्ज़ापुर के ये रहने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद अगर सबसे पहले किया था, शकुंतलम का अनुवाद किसने किया था भाई? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ठीक है जी। राजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर जो है सबसे पहले, ठीक है। चलिए, इसका होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? विद्यापति है, कमलेश्वर है, सत्यप्रकाश मिश्र है, या फिर खुशवंत सिंह है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? कितने पाकिस्तान, सत्यप्रकाश मिश्र, खुशवंत सिंह, विद्यापति या फिर कमलेश्वर? हाँ, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है जी। ये राजा लक्ष्मण सिंह और राजा जो है कौन से थे भैया को, राजा में भूल गई उनको, शिव प्रसाद सिंह, है ना। तो ये उस टाइम जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसी टाइम वही समय जो है इनका माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल, राजा लक्ष्मण सिंह का भी। तो यहाँ कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कमलेश्वर ने लिखा था कितने पाकिस्तान, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, अमीर खुसरो को, चंद्रवरदाई को, या फिर हेमचंद्र को? हेमचंद की मिलती है यहाँ पर, हेमचंद्र शब्दा अनुशासन, शब्दानुशासन इनकी एक रचना मिलती है। चंद्रवरदाई की आपको पता है यहाँ पृथ्वीराज रासो है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ,
ठीक है, मुकरियाँ, इस तरह की चीज़ें। और विद्यापति के बारे में इन्हीं को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। मिथिला के राजा जो हैं उन्होंने इनको एक जो है उपाधि दी थी मैथिल कोकिल की, तो विद्यापति को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है जी, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? हिम तरंगणी, हिम करिटनी किसने लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय आत्मा कहे जाने वाले यहाँ पर कौन है भाई? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, जिन्होंने हिम तरंगणी, हिम तरंगणी और हिम किरीटिनी, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं मानी जाती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, ज्ञानेंद्र को, अज्ञेय को, फणीश्वर नाथ रेणु को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी गुड, तो यहाँ कथा सम्राट प्रेमचंद को ही कहा जाता है भाई। तो कौन है यहाँ पर? प्रेमचंद हैं कथा सम्राट। ठीक है, ईदगाह इनका उपन्यास में कहानी मिलती है, ईदगाह। ठीक है जी, पूस की रात, पूस की रात उपन्यास, रंग भूमि है इनका। ठीक है जी, कर्म भूमि है इनका उपन्यास। ठीक है, गोदान, गबन और मंगलसूत्र, है ना, ये मैंने लिखवा दिया है, मंगलसूत्र, ये इनके सभी उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुनवाला की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, कुसुम अंचल की है, गोपाल प्रसाद व्यास की है। कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं बस। कस्तूरी कुंडल बसे यहाँ पर किसकी है भाई? यहाँ है ये मैत्रेयी पुष्पा की होगी आई थिंक। ठीक है, हाँ मैत्रेयी पुष्पा की है। बी ऑप्शन बिल्कुल हाँ। कादम्बिनी के ना, अवस्थी हैं, राजेंद्र अवस्थी हैं। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप एक बार उस क्वेश्चन में भी। वही मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन गलत तो वैसे हो नहीं हो सकता है, बट फिर भी शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो, है ना। ये आप एक बार करेक्शन कर लेना यहाँ से। जो यहाँ पर कादम्बनी होगा ना, अकेला कादम्बनी, तो राजेंद्र अवस्थी होगा भाई। हाँ ठीक है, तो ये आपका राजेंद्र अवस्थी ही सही है। अगर आपसे पूछा जाए कादम्बनी, आनंद कादम्बनी आपकी चौधरी जी की होगी और कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी की है। ठीक है, ये आप एक बार करेक्ट कर लेना। आगे है यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन। तो यहाँ मैत्रेयी पुष्पा का है। ठीक है, और वह जा ना सके, एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की है, गोविंद वल्लभ पंत की है, विष्णु प्रभाकर की है, या फिर हाँ राम कुमार वर्मा की। और वह जा ना सके, एक बार आए तो फिर वह जा ना सके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? आपका विष्णु प्रभाकर की रचना। हाँ, विष्णु प्रभाकर भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा है? स्वयं के बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा है? महादेवी वर्मा ने, प्रसाद ने, पंत ने, या फिर निराला ने? बसंत का अग्रदूत, हाँ आनंद कादम्बनी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर बसंत का अग्रदूत कहने वाले कौन हैं? निराला ही हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि निराला ही हैं। ठीक है जी। तो पल्लव किसने लिखा है? पंत ने लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है? तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी कविता लिखी है? गिरजे का घंटा लिखा है, काला और बूढ़ा चांद लिखा है, द्रुत झरो लिखा है, या फिर स्वर्ण धूलि लिखा है। ठीक है, ये आपको बताना है बिल्कुल। तो यहाँ पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो गिरजे का घंटा यहाँ पर पंत की सबसे प्रथम कविता मानी जाती है। ठीक है, आगे है यहाँ पर चीफ साहब आ रहे हैं, कहानी के संग्रहकार कौन हैं? तो रामदरस मिश्र हैं, हेतु भारद्वाज है, हेमंत शेष हैं, या फिर भीष्म साहनी है। चीफ की दावत किसका है? भीष्म साहनी का है। तो यहाँ कहीं ना कहीं चीफ साहब आ रहे हैं, कहानी किसका होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो हेतु भारद्वाज का। बी ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड, चीफ साहब आ रहे हैं।
चीफ की दावत तो भीष्म साहनी की है, ये भी ध्यान रखना है ना। है ना। एक मिलती है यहाँ पर नाभा दास की अष्टायाम। अष्टायाम किसने लिखा है? नाभा दास ने लिखा है। और एक अष्टायाम नंद दास ने भी लिखा है भाई, ठीक है जी। हाँ, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। सरोज स्मृति किसकी है? बहुत ही इजी है। सरोज किसकी पुत्री का नाम था? पंत प्रसाद निराला, इनमें से तीनों में से एक है। ठीक है, तो सरोज स्मृति यहाँ अगर मानते हैं तो ये निराला जी की है, ठीक है। यहाँ पर सरोज जो होती हैं ये इनकी पुत्री होती हैं सरोज, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके वियोग में एक जो है संग्रहक बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। आगे देखते हैं यहाँ पर आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। ओके भाई, यहाँ आधुनिक काल में लिखा गया प्रथम खड़ी बोली का काव्य कौन सा है? तो आपको पता है प्रिय प्रवास आता है, प्रिय प्रवास है, और है किसका भाई? हरिओध का है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका आंसर आपके सामने नहीं लेकर आई थी कि आप खुद भी तो कुछ, हाँ पुत्री है ये, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिय प्रवासी है और है किसकी है? हरिओध ने इसको लिखा था, ठीक है जी। चलिए बस एक से दो क्वेश्चन मुश्किल से और होगा। भारतेंदु की कौन सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी? विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय जय वैजयंती, भारत उत्सव या फिर उर्दू का सयापा? ये है तो सभी किसकी हैं? भारतेंदु की ही रचनाएं हैं ये सारी, ठीक है। भारतेंदु की ही ये सारी रचनाएं हैं। पर जब मिस्र में भारतीय सेना को विजय प्राप्त हुई थी उस पर लिखी जाने वाली कौन सी है भाई? तो वो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, विजयिनी, विजय वैजयंती। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका। और चारों रचनाएं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? जूही की कली जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर पंत की है? जूही की कली काव्य रचना, ठीक है जी, बिल्कुल। तो जूही की कली लिखने वाले यहाँ पर कौन हुए हैं? हाँ, ठीक है। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही जूही की कवि को लिखा है, ठीक है। मिस्र में जब भारतीयों की विजय हुई थी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था विजयी, विजयिनी, वैजयंती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? जयशंकर प्रसाद ने दिया था, बुकुड़दर पांडे ने दिया था, महादेवी वर्मा ने या फिर पंत ने? ठीक है, ये आपको बताना है कि छायावाद को छायावादी नाम किसने कहा था। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? क्योंकि छायावाद की जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं द्विवेदी युग की रचनाओं में दिखाई देने लगी थी, और जिसका संबंध यहाँ मुकुड़दर पांडे जो हैं उन्होंने ही छायावाद को छायावाद का नाम दिया है सबसे पहले। प्रवर्तक अगर पूछा जाता है ना, प्रवर्तक, तो होगा यहाँ पर प्रसाद जी ही। कौन? जयशंकर प्रसाद। पर पूछा जाता है क्या कि छायावाद शब्द जो है आपका, छायावाद शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वो हमारे पांडे जी होंगे, मुकुड़धर पांडे जी, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखते हैं हमारा आर्य सप्तशती के रचयिता कौन है? अमरूक है, हाल है, ठीक है, गोवर्धनाचार्य है, पतंजलि है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आर्य सप्तशती की बात करते हैं तो अमरूक की, हाल की गाथा सप्तशती मिलती है, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ आर्य सप्तशती किसकी होगी भाई? गोवर्धनाचार्य की। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है, गोवर्धन आचार्य, ठीक है। आगे है उर की डाली किसकी रचना है? उर की डाली, तो यहाँ पर पंत है, निराला है, प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है। उर की डाली किसकी रचना है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? तो राइट है हमारा पंत की ही रचना मानी जाती है। कौन सी? उर की डाली,
ठीक है। हाँ, ओ सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? पांडे जी ने किया था। प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ठीक है। नए मेहमान एकांकी किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की है, विष्णु प्रभाकर की है, अश्क की है, या फिर उदय शंकर भट्ट की है? नए नए मेहमान भाई आए हैं, तो यहाँ उदय शंकर भट्ट ने नए नए मेहमानों का स्वागत जो है वो किया था। ठीक है। आगे है लक्ष्मी का स्वागत किसने किया था? लक्ष्मी का स्वागत कौन नहीं करना चाहेगा? लक्ष्मी का स्वागत सभी करना चाहते हैं भाई लक्ष्मी का स्वागत तो। पर यहाँ हमारे अश्क हुए हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जिनको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर कोई नहीं। तो लक्ष्मी का स्वागत करने वाले कौन हुए हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल ने ही किसका किया है स्वागत? तो यहाँ पर लक्ष्मी का स्वागत। ठीक है। तो ये था देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। तो सेशन ख़त्म हुआ। सबको नींद आ रही है, मेरे को भी आ रही है। ठीक है। तो चलते मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ और पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है जी। कोशिश यही रहेगी क्लास जल्दी की जाए, इसलिए 9 बजे शुरू किया था, बट फिर भी कई बार टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लास जो है आपकी 9 बजे पूरी स्टार्ट नहीं हो पाई थी। कल से कोशिश यही रहेगी कि जल्दी सेशन किया जाए, इतना लेट आप ना हो। ठीक है ना? ठीक है जी। चलिए, शुभ रात्रि सभी को।